पहली बात तो ये है कि आप लोग कंफर्टेबल किस में रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे कि हिंदी बाइलिंगुअल? इंग्लिश इंग्लिश लोग इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल लोग हिंदी में। So I think that बाइलिंगुअल जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? यही चीज बात रहेगी। तो बाइलिंगुअल हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में आप लोग को डिक्टेट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में ऐसे ही बोल दूंगा, बाकी हिंदी के लिए आप लोगों को नोट लाए उससे हिसाब से करा, ठीक है? ये चीज़ वही तो अभी क्या पढ़ाना है, उसको पूछ रहा हूँ क्या पढ़ाना है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ाना है, ठीक है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ से पढ़ेंगे, ठीक है? कंपटीशंस में जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी या वनडे कोई भी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें जो है इन्वायरमेंट का पोर्शन अब धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा यूपीपीसीएस के साथ एसीएफ, आरएफ वगैरह आ रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर वगैरह आ रहा है, तो इसके लिए क्या हुआ कि इन्वायरमेंट का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कमीशन से यूपीएससी में हर साल उठा के निकाल के देख लीजिए, आईएएस के लिए बता रहा, आईएएस में अप्रॉक्सीमेट 13 से 14 सवाल इन्वायरमेंट से आ रहा है। 13 से 14 सवाल सीधे सीधे आ रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि और यूपीपीसीएस में हमने देखा कि 15-16 सवाल यहाँ से यूपीपीसीएस में आ रहा है, यूपीएससी में 13-14 सवाल आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक कंपोनेंट है जो आपको सिलेक्शन कराएगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे वनडे के लिए। तो हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं कि तो आप लोग बताइए कि इन्वायरमेंट्स क्या है, कुछ थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे डिबेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट्स के बारे में क्या समझते हो आप? व्हाट इज इन्वायरमेंट? हमारे आसपास की चीजें, ये इन्वायरमेंट काम करेगा। तो सवाल ये उठता है, आपने कहा कि इन्वायरमेंट जो है हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, आसपास चीजें हैं, वही इन्वायरमेंट है, ठीक है? तो अब सवाल उठता है कि हमारे चारों तरफ तो क्या क्या चीज आएगा? नेचुरल चीज आ जाए। क्या चीज? नेचुरल चीज। अब नेचुरल चीजें जैसे चार तरह से चीज़ों को बांट सकते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और तो इसका मतलब अगर नेचुरल चीज आएगी तो अननेचुरल चीज भी क्या चीज नहीं आएगी? हाँ, वो भी आएगी। तो हमारे चारों तरफ जो चीज आएगी उसको हम ब्रॉडली डिवाइड कर लेते हैं 4 कैटेगरी। हम लोग केवल ये नहीं कहें कि हमारे चारों तरफ पंखा आ रहा है, मेज आ रहा है, ये सब चीज की बातें हम नहीं करेंगे। हम लोग हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, तो हमारे चारों तरफ की सबसे ज्यादा चीजें क्या आएगी? क्या चीज आएगी पहले? स्थलमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल हिंदी नहीं लिखे कोई दिक्कत है? नहीं, कोई इंग्लिश ही लिखे। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है कि बहुत परेशान हो जाओ। अच्छा देखिए, हमारे चारों तरफ जो एयर वाली पार्ट है उसको क्या बोला गया? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अभी हम बताएंगे सवाल कैसे कैसे निकलेगा दूसरा। दूसरी बात है
हम देखेंगे जिस पर हम चलते हैं ये भी तो हमारे चारों तरफ की चीज है, तो इसको कहते हैं स्थल मंडल। इसका मतलब हुआ लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ इस जमीन के ऊपर 71% पार्ट कौन सी क्या चीज है? जल, पानी है, यानी समंदर है। तो इसका मतलब हुआ कि जल मंडल। हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल का मतलब हाइड्रोस्फीयर। और हमारे चारों तरफ इसके अलावा लाइफ भी है, यानी लाइफ है, बायोस्फीयर है, जीवमंडल। अब इस चीज को हम थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते हैं, क्या क्या चीज आएगा। स्थल मंडल में अगर देखा जाए या जल मंडल में देखा जाए तो क्या क्या चीज आ जाएगा? ओशियंस आ जाएंगे, वाटर बॉडीज जिसे कहेंगे। हमने देखा कि ओशन आ जाएगा, यानी समुद्र आ जाएगा। सी, और क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, पॉन्ड्स आ जाएगा, लेक आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? वाटर पॉन्ड्स तो हो गया, ये भी हो गया। फॉल, फॉल्स ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या आ जाएगा? बुनियादी बातें में शुरू करते हैं, तो उसके बाद और कुछ आएगा? कुछ बताइए, सोचिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें बताइए। अगर ग्लेशियर्स भी तो आएगा, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर आ जाएगा, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या चीज आ जाएगा? इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी है, परतें जितनी भी लेयर्स ऑफ। किस चीज की? वैसे लिथोस्फीयर में तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी स्थल मंडल में लिथोस्फीयर में माउंटेन आ जाएगा, हिल आ जाएगा, प्लेट्यूज आ जाएंगे, प्लेन आ जाएगा, वैली आ जाएगी। ये चीज तो आएंगे, यस। ये चीज आएंगे। और क्या आएगा बताइए? एटमॉस्फेयर से दो चीजों से सवाल पूछा जाएगा, ये चीज है। एटमॉस्फेयर के बारे में दो तरह का सवाल पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, मेन में पूछा जाएगा। पूछा जाता है गिव द डिटेल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर्स। दूसरा सवाल आता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर्स। पूछा जाता है वायुमंडल की संगठन बताइए और वायुमंडल की संरचना बताइए। वायुमंडल का संगठन की जो बात करेंगे, यानी कंपोजिशन की बात करेंगे, कंपोनेंट्स जो भी और दूसरा संरचना के बारे में। ये संरचना है और ये संगठन। संगठन। ठीक है, तो प्रीलिम्स में भी आता है सवाल और मेन में भी आता है। मेन के कमीशन ने कई बार पूछा है डिफाइन द स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का संरचना के बारे में डिफाइन करिए। बॉटल से पानी भी पानी है तो देखिए, एटमॉस्फेयर का संगठन के बारे में जो बात करेंगे
तो हमारी जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस का कंपोजिशन है। हमारी जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस हैं, उन गैसेस से मिल करके क्या बना है, हमारा कंपोजिशन बना है। तो सबसे पहला सवाल यही पूछ लेता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर से वायुमंडल है उसमें 4 गैसेस का सीक्वेंस से पूछता है कि सबसे ज्यादा जो गैसेस है वो, और 4 दे देता है। फर्स्ट ऑप्शन में 4 गैसेस देता है, सेकेंड में 4 देता है, सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाता है। तो अगर पूछा जाए तो हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा किस गैस का कंपोजिशन है? नाइट्रोजन। हर आदमी जानता है। दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया। तीसरा आर्गन। चौथा बस कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बहुत जल्दबाजी में क्या होता है कि जो 3rd नंबर की जो गैस होती है उसका सीक्वेंस आदमी गलत कर देता है। अमूमन ये होता है कि CO2 मार देता है, ठीक है। तो तीसरे नंबर की गैसेस ये होती है, इसमें हीलियम है, नियॉन है, प्रोटॉन है, ये सब चीजें गैसेस आती है, इनर्ट गैसेस भी हैं। सवाल यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? Which of the following inert gas is not found in the atmosphere? आर्गन पाई जाती है। तो आर्गन तो पाई जाती है। तीसरे नंबर पे पूछा जाता है which of the following inert gas is not found in atmosphere? कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? जबकि सारी पाई जा रही है, जीनान भी पाई जा रही है, रेडान पाई जाती है, पाई जाती है। अब देखिए हमारी जो एक अक्रिय गैस है रेडान। रेडान this inert gas is not found in atmosphere। और कमीशन एक नहीं बार बार सवाल पूछता है कि कौन सी अक्रिय गैस जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। ये कहाँ से घूम से निकलती है? ये कहाँ? ये आर्थिक प्रश्न है, बात समझे मेरे? तो कंपोजिशन में जो डिफरेंट गैसेस हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अमूमन जो सबमिशन पूछता है कि सीक्वेंस की 4 गैसेस पूछता है। एक सवाल बार बार पूछता है कि कौन सी इनर्ट गैस नहीं पाई जाती है, तो आपको क्या रेडान गैस इज नॉट फाउंड एट एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये बात होगी, इसको लिख लीजिए सीक्वेंस से। कई बार कमीशन ने पूछा है, कमीशन तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये चीज है। सर दूसरा सवाल पूछना कमीशन से पूछा जाता है, आपको ये भी मालूम होगा, अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं नॉर्मली तरह से, ठीक है, कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग मोस्टली हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तापमान, वैश्विक तापमान, यानी हमारा जो ये हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग है वो गर्म हो रहा है। और गर्म होने के लिए क्या प्रॉब्लम आएगी? सारी प्रॉब्लम। ग्लेशियर से ज़्यादा पहले तो हम ही लोग पिघल जाएंगे भाई। ग्लेशियर तो बाहर नहीं पिघलेगा, आप भी देख रहे हो कि सब आदमी पिघल जा रहा है। पिघल कैसे जा रहा है भाई? क्रॉप्स वगैरह फेल हो जा रही है। किसान पूरी भाई किसी भी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में जो इकोनॉमी की रीढ़ जो है हमारी क्रॉप्स है, क्रॉप फेल हो जा रही है। हम लोग तो रहने की सूटेबिलिटी खराब होती जा रही है। तो ग्लेशियर से पिघलने से पहले बहुत सारी आदमी पिघल जाएगा, पहली बात तो छोड़िए। तो ये CO2 से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है कि हम अगर बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स के बारे में तो क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन आपने पढ़ लिया, लेयर्स, इसकी 5 लेयर्स हैं। ये जो डिफरेंट लेयर है उसके बारे में पढ़ते हैं, लेयर में लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये चीज होती है। तो हम स्ट्रक्चर्स के बारे में उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये चीज होती है। हाइड्रोस्फीयर में ये सब चीजें हो गई।
ओशन क्योंकि ज्योग्राफी के बारे में है ही पूरा ये। तो इन्वायरमेंट सवाल होता है क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है किसी भी जीव को लाइफ देता है, लाइफ को पोषित करता है और लाइफ को डेड भी करता है। ठीक है, यानी सारी चीजें इन्वायरमेंट का बहुत ही जरूरी है। हम क्योंकि वो लाइफ को ही पूरी तरह से सस्टेन वही कर रहा है। भाई अगर इन्वायरमेंट यहाँ का सही नहीं हो तो हम लोग बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में हमको पढ़ना है। और जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं इसका हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो है इसका सबसे ज़्यादा मीटिंग होती है, कन्वेंशंस होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आप जब देख ही रहे हो कि इन्वायरमेंट कितना जरूरी है सही होना, और उसकी गड़बड़ होने से कितना दिक्कत आ रही है। सारी चीज़ की पूरी यूनिट, पूरी डाइवर्सिटी पूरी खत्म हो जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी बातें लिखते हैं, फिर धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं, तब उसकी बात समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर का भौतिक आवरण, जीवधारियों वनस्पतियों के चारों ओर का भौतिक और जैविक आवरण को पर्यावरण कहते हैं। Abiotics and abiotic component which surround the organism, either plant or animal, is known as the environment. ठीक है? Biotic, abiotic component around plant or animal is known as environment. ये बात क्लियर हो? आप पूरी तरह से environment को क्लासिफाई कर सकते हो। एटमॉस्फेयर का ये फ्लो चार्ट बना दो इस तरह से। एटमॉस्फेयर ये भी तो हम, क्या ये लिविंग है? क्या ये लिविंग है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर है, उसमें भी पाया जाता है, लिविंग्स होते हैं, जीवधारी मतलब लिविंग पोजीशन में कौन सी लिविंग है? नहीं वैसे तो भौतिक है, पर अगर मिलाया जाए तो बायोस्फीयर भी इसमें आता है ना। बायोस्फीयर तो बताइए क्या? तो इसीलिए तो मैंने बताया बायोस्फीयर, बायोटिक, एबायोटिक हमने कहा कि abiotics and biotics component which surrounds any plants or animal is known as a environment. किसी भी जंतु या वनस्पति के चारों ओर, चाहे वो बायोटिक जैविक पदार्थ हो या अजैविक पदार्थ हो, वो सब मिलाकर क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट कहते हैं। जब एबायोटिक कह दिया गया कि एबायोटिक भी होगा और बायोटिक भी होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे लिख लीजिए, हिंदी में पहले लिखवा देते हैं। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सब ग्रीक, लैटिन, यही तो सब होता है। तो अब सवाल उठता है, दो तो है, दो में तो आप बताओ कौन सा है? इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच से हुई है। एक्चुअली यही होता है कि आदमी सोचता है ग्रीक मारो या लैटिन मार दो, तो लिख लीजिए फ्रेंच से हुई है। इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। अब छोटा सा एक environment originated from the French words. अब लिख लीजिए छोटा सा पॉइंट इस तरह बना के लिखिए। इन्वायरमेंट्स क्या है? पर्यावरण क्या है? पहले क्वेश्चन अपने बनाइए, पर्यावरण क्या है? व्हाट इज एनवायरनमेंट? इसका लिखिए। तो कुछ छोटे, इसमें कुछ कांसेप्ट नहीं, इसे बताना है तो उसको लिखकर फिर आगे तो कांसेप्ट नोट होते हैं। लिख लीजिए, ये एक प्राकृतिक परिवेश है। It is a natural surrounding
इन्वायरमेंट एक प्राकृतिक परिवेश है, इट इज अ नेचुरल सराउंडिंग, जीवन यापन की दशा है, प्रोवाइड द कंडीशन फॉर लिविंग, जीवन यापन की दशा है। ये मानव और जंतुओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। These are factors which affects plant and animals. यानी आपने क्वेश्चन बनाया इन्वायरमेंट क्या है, तो आपने क्या जवाब दिया? ये प्राकृतिक परिवेश है, नेचुरल सराउंडिंग है कि नहीं है? दूसरा क्या लिखा आपने? मानव जंतुओं को प्रभावित करने वाला कारक है। ये मानव और जंतुओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या कारक हैं कि नहीं? क्या भाई इसमें ये नहीं, ये वनस्पतियाँ नहीं है मतलब? मैं अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि जैसे सराउंडिंग परिवेश है, अगर वनस्पतियाँ नहीं होगी तो क्या मनुष्य प्रभावित नहीं होगा? तो इस वाले लगेगा, वो सारी बात आ गई। मैंने कहा नेचुरल सराउंडिंग है, ये हमारे चारों तरफ का परिवेश है, तो चारों तरफ में लिविंग भी आएगी, ना लिविंग भी तो आएगी। ये बात उसी में छुपी हुई है, सर समझ रहे हैं ना? और ये हमारे वनस्पति जंतु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो क्या हमारा जीवन प्रभावित होगा? होगा। चाहे ना ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो कौन सी गैस की बढ़ेगी? CO2 की बढ़ेगी। CO2 की जब बढ़ेगी तो क्या चीज नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हमारी जो भी क्रॉप्स हैं, धान है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मूंगफली है, जितनी भी चीजें, क्या चीजें आसानी से अवेलेबल होंगी? नहीं होगी। तो जब ये चीज नहीं होगी तो क्या हमें जंतु और प्लांट को प्रभावित नहीं करेगी? सारी बात उसी में छिपी हुई। मैं अभी और इसको एक्सप्लेन, मैंने कहा कि पहले जब दर्जी अच्छे दर्जी होते हैं तो पहले कच्ची सिलाई करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको मजबूत सिलाई करते हैं। अब पढ़ रहा एक एक वर्ड में वो सब समाई हुई है। सदियों का सफर को एक लम्हे में कैसे समेटता है, ये चीज अभी देखा जाएगा। ये होता है सदियों का सफर का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजों को किसी शब्दों में पिरो देना ये जरूरी है, उसमें छिपी रहेगी बात। तो आपने क्या बताया? इन्वायरमेंट क्या है? एबायोटिक और बायोटिक। इन्वायरमेंट हमारे प्राकृतिक परिवेश। दूसरा क्या बताया? जंतुओं और प्लांट को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तीसरा क्या बताया? जीवन यापन की दशाएं। छोटा सा आप बताइए, अभी पहला क्लास है, हम सिर्फ डिस्कस आपस में नॉर्मली एक दोस्त बन करके एक दूसरे से बात करेंगे क्या, और जब बात करेंगे तब उसी में चीजें निकले तो हमारी शब्दों को समझने शुरू कर देंगे आप, तब धीरे धीरे चीजें और समझ आएंगी। अच्छा देखिए, किसी भी व्यक्ति को एनवायरनमेंट देता क्या? एनवायरनमेंट क्या देता? वो सब चीजें। देखिए, जैसे आपको मेन में लिखना है या लिखना है तो बहुत सारी चीजें कहोगे, तो एक पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा, आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो, तब ये थोड़ी लिखोगे चावल देगा, गेहूँ देगा, पकौड़ी देगा, चाट देगा, ये सब थोड़ी लिखोगे। अरे आवास देगा, आवास मुहैया कराता है विभिन्न जंतुओं को। हमें दो चीज देता है। देखिए बहुत ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट किसी भी जीव को दो चीज देता है। क्या चीज? एक देता है रिसोर्स, और दूसरा पॉइंट क्या क्या लिखा है हमने? जीवन
का आप क्या बोलते हैं, दशाएं देता है। अब देखिए रिसोर्स क्या होता है कौन बताए, बहुत नॉर्मल चीज है, तो कक्षा 11 से पढ़ लिए थे, 8 में कक्षा 8 पढ़े, तो बताइए कक्षा 8 में पढ़ लिए थे, बताइए। मतलब वे समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो समस्त चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं वही रिसोर्स है। तो रिसोर्स एक्चुअली ये भी ध्यान जोड़िए, रिसोर्स होते नहीं है, रिसोर्स बनाया कैसे, छोटा सा एग्जाम्पल 2-3 दीजिए। एक एग्जाम्पल बोलिए आप, जैसे आप उंगली उठाने दी को बताओगे, तेल का बैठ के बोलिए जितने जवान चलेगी बेहतरीन, उतने अच्छे ब्यूरोक्रेट बनेंगे आप। कच्चे तेल, लकड़ियाँ तो हमेशा काम आएंगी, तो रिसोर्स थे। कच्चे कुछ तेल, ऐसी चीज बताइए जो पहले रिसोर्स नहीं थे, अब कोयला, पेट्रोलियम और बायोगैस। बिल्कुल सही, बायोफ्यूल। अब देखिए जैसे गल्फ कंट्रीज में जो फॉसिल फ्यूल है, ये करोड़ों अरबों साल से मौजूद था कि नहीं मौजूद था? लेकिन मनुष्य को इसका नॉलेज तो था नहीं। जब मनुष्य के पास टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से इस ऊर्जा को बाहर निकाल करके इंसान की जरूरत की चीजें इस्तेमाल की गई, तो ये क्या हो गया, रिसोर्स। आपने देखा होगा कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, बहुत सारी कंट्री है जिसमें करोड़ों अरबों साल से आपने देखा झरने गिर रहे थे, पानी वाटरफॉल्स गिर रहा था। करोड़ों अरबों साल से गिरता हुआ पानी क्या वो रिसोर्स था? नहीं था। कब रिसोर्स हुआ? जब उस गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा से हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दी, तो वो रिसोर्स हुआ। तो रिसोर्स होते नहीं, रिसोर्स बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एनवायरनमेंट किसी भी चीज को 2 चीज देता है, एक रिसोर्स देता है और कंडीशन देता है। रिसोर्स वो सारी चीजें हैं जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, जो मनुष्य इस्तेमाल करता है। कंडीशन क्या है? ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना ताकि हम उसका उपभोग कर सकें। परिस्थिति क्या है? ये क्लास है, अगर ये लाइट रोशनी अगर रहेगी तभी तो बैठ पाएगी। ये कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ? ये कंडीशन शर्त है कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना 22-23 डिग्री होगा तभी हम आसानी से पढ़ लेंगे। ये कंडीशन अगर होता कि 100 डिग्री से टेम्परेचर हो जाता, तो ये कंडीशन पहले बैठने लायक होती, जीव के लिए होती? नहीं होता। यहाँ पर -10 डिग्री होती, 20 डिग्री होती, 30 डिग्री होती, तो ये परिस्थितियाँ क्या बैठने लायक होती? नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, चाहे वो रोशनी है, चाहे वो हीट है, चाहे वो पानी है, ये जो भी चीज़ है जो हमें वो दशा, अनुकूल दशा देता है, यही कंडीशन होता है। तो एनवायरनमेंट 2 ही चीज तो दे रहा है आपको, रिसोर्स दे रहा है या कंडीशन दे रहा है। अगर चाहे रिसोर्स में कोई भी चीज दिक्कत आ जाती है, कंडीशन में कोई दिक्कत आ जाती है, तो जो जीव एक चैन से जुड़े हुए हैं, किसी भी एक कड़ी में डिफेक्ट आएगी, पूरे फूड चेन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? अब फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो फूड वेब डिस्टर्ब होगा, और फूड वेब डिस्टर्ब होगा तो पूरी क्या होगा? मनुष्य भी उसी फूड वेब पर कहीं ना कहीं पार्ट है। तो अगर इस इन्वायरमेंट का कोई भी कड़ी कहा जाता है, नहीं जाता है, चैन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक बहुत मजबूत चैन कितनी मजबूत होती है? उसकी सबसे जो कमजोर कड़ी होगी उसकी। बिल्कुल सही। चैन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक बहुत मजबूत चैन जो होती है उतनी ही मजबूत होती है जितना उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। बात समझे? तो कहने का मतलब है ये जो रिसोर्स और कंडीशंस हैं
ये सब एक जो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग रिसोर्स है, ये सब एक चैन की कड़ी के समान होते हैं। और कोई भी कड़ी अगर कहीं टूटती है, कहीं इफेक्ट होती है, तो कहीं ना कहीं पूरी फूड चेन को डिस्टर्ब होती है। फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो फूड वेब डिस्टर्ब होगा, फूड वेब डिस्टर्ब होगा तो पूरी क्या होगा, मानव सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं खतरे में आएगी, सिविलाइजेशन खतरे में आएगी कहीं ना कहीं। इसीलिए दुनिया की सबसे बर्निंग इशू जो उस समय है वो क्या है, इन्वायरमेंट्स के इश्यूज होते हैं। हर साल हर जगह इन्वायरमेंट के मुद्दे ही पर सबमिट होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट जो होता है जीवों को रिसोर्स देता है, जीवों को कंडीशन देता है, और मनुष्य भी तो जीव हुई है। और अगर इन्वायरमेंट का कोई भी एस्पेक्ट, कोई भी कड़ी अगर कहीं ना कहीं दिक्कत में आ रही है, तो उसीलिए तो मीटिंग सबमिट हो रही है। समझ रहे हो बात? आगे लिख लीजिए क्या 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 इन्वायरमेंट करता है। अगला लिख लीजिए, पर्यावरण जीवन को विकसित करता है, जीवन को विकसित करता है। जीवन को पोषित करता है, पोषित करता है। पोषित का मतलब न्यूट्रिशन, पोषित करता है, जीवन को विकसित करता है, जीवन को पोषित करता है, जीवन को समाप्त होने में मदद करता है। क्या जीवन को समाप्त करने में मदद नहीं करता है? करता है। उसका विघटन करता है। दूसरी बात है, आपकी जो बॉडी कमजोर हो रही है, वो कमजोर कौन कर रहा है? इन्वायरमेंट कर रहा है। इन्वायरमेंट ही कर रहा है। भाई एक टेम्परेट रीजन में कोई जी रहा है, कोई ट्रॉपिकल्स में जी रहा है, कोई पोलर्स में जी रहा है, तो कंडीशन ही तो आदमी को करता है, इन्वायरमेंट कर रहा है। आगे लिख लीजिए, पर्यावरण के संगठक, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, इससे धीरे धीरे बढ़ अभी आएगी, लेकिन ये भी अपने आप में जरूरी है। पर्यावरण का संगठन, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, लिख लीजिए। अजयो, इसमें बोलते हैं अजयो, इसको बोलते हैं ज्यो, ठीक है। तो एबायोटिक्स बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और लिख लीजिए ऊर्जा एनर्जी कंपोनेंट, जो उसी का आगे लिखिएगा अलग से, तीसरा एनर्जी कंपोनेंट। इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए, इसमें कुछ लिख लिया, अभी इसको फर्दर इलाबोरेट करेंगे तो आपको अलग बात लिख लीजिए। स्थल मंडल, भूमि, मृदा, वायु, इसमें एबायोटिक्स में अजयो लिख लीजिए, स्थल मंडल। दूसरा लिख लीजिए भूमि, भूमि का मतलब मृदा, सॉइल, वायु, एयर, लाइट, प्रकाश, तापमान, टेम्परेचर्स, वाटर, जल। बायोटिक कंपोनेंट में लिख लीजिए, जियो में लिख लीजिए वनस्पतियां, फ्लोरा, जंतु, फाना। वनस्पतियां को फ्लोरा कहा जाता है, जंतु को फाना कहा जाता है, फाना FAUNA, फाना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव।
अब लिख लीजिए ऊर्जा संगठन में लिखिए, उस वाले में ऊर्जा संगठन में लिखिए सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। इससे तो क्या लिखा हुआ? अरे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इसमें एक पॉइंट लिख दिया और जो है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट दुनिया जानने लगी। अब तुमको ये करना नहीं है। इसमें ठेला वाला, आलू बेचने वाला, मछली बेचने वाला, चाट वाला सब 5 जून को जान पाएगी। इसमें जो है तो सवाल बहुत फट जाते हैं। लेकिन 5 जून को पर्यावरण दिवस कहते हैं। इको मार्क क्या है? इको मार्क लिख लीजिए, इसमें लिखा दीजिए, लिख लीजिए प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क एक प्रमाण पत्र है जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण के प्रति इको मार्क्स मैत्रीपूर्ण है। सर्टिफिकेट which provide to the Indian products which are eco-friendly। हिंदी में लिख लीजिए इको मार्क प्रमाण पत्र है जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। ठीक है, ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। BIS होता नहीं है। अरे भाई आजकल तो हेलमेट भी जो आ रहा है वो BIS का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देता है। इसमें पर्यावरण के अनुकूल का क्या तात्पर्य है हेलमेट में? हेलमेट का तात्पर्य है कि कोई भी चीज जो है ये बनी है, ये टूटेगी तो ये बायोडिग्रेडेबल्स होगी कि नहीं होगी। अब जैसे कोई भी चीज होती है, शीशा वाला चीज है तो फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट डिकम्पोजेबल, ये टूटेगी नहीं, टूटा जाएगा। जैसे आपने देखा हैवी प्रोडक्ट्स, हैवी मेटल्स हैं, जैसे आपने देखा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड, हर कीटनाशक पेस्टिसाइड होता है ना, क्यों कहा जाता है इसका इस्तेमाल मत करिए? DDT का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ना इस्तेमाल करिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि ना करिए? वही, बिकॉज दीज आर नॉट डिकम्पोजेबल, ये अपघटनीय नहीं है, इसको माइक्रो सूक्ष्म अपघटन नहीं करता है, जिसके कारण ये जो चीज़ होती है DDT है और सब चीज़ें हैं, ये क्या करेगा, किसी प्लांट्स के अंदर जाएगा और प्लांट के अंदर जाने के बाद क्या होता है, फूड ग्रेन के अंदर चला जाता है और फूड ग्रेन के बाद क्या होगा, मनुष्य के शरीर के अंदर जाएगा। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हैवी मेटल जब एक ट्रॉफिक से दूसरे ट्रॉफिक में जाते हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन किस में देखा गया है भारतीय समाज में? फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, जिसे आपने देखा होगा कि पंजाब वगैरह में जो फीमेल्स
जो माँ होती हैं तो उनके मिल्क में जो है उसके DDT का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हैवी केमिकल पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से ये पौधों में गया और पौधों से क्या हुआ, ग्रेन में गया, ग्रेन से डायरेक्टली किस में गया, मनुष्य ने खाया, मनुष्य ने खाने के बाद बच्चा जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जाहिर सी बात है उसके मिल्क में से बच्चे में गया। तो ये इसीलिए सबसे ज़्यादा भारत में ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन देखा जाता है। वाई? बिकॉज इट इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब हुआ कि जो चीज़ इस्तेमाल करो नेचुरली वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो नेचुरली आपको इफेक्ट ना करे। ठीक, आगे बढ़ते। अच्छा ये हो गया। अब आइए मैं लखनऊ से आ रहा हूँ तो इसमें से अभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुआ पड़ती है। तो डेली आएंगे लखनऊ से? 3 दिन। रोज़ लखनऊ से आएंगे आप? मतलब यहाँ नहीं? नहीं, हमारा घर बस्ती में ही है, बट ये लखनऊ में रहता हूँ तो अब क्योंकि आना था तो जाहिर से अभी भी खुद आया हूँ तो बस्ती मेरा घर है, वहाँ भी वहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं? अब देखिए इन्वायरमेंट्स के बारे में हम सारी बातें इन्वायरमेंट के बारे में हमने बात की। इन्वायरमेंट के बारे में आप समझे क्या चीज है? वही वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और ये सारी बातें होंगी। बेसिक बातें हमने बताई। इन्वायरमेंट्स क्या प्रोवाइड करेगा, रिसोर्स देगा और कंडीशन देगा। इन्वायरमेंट्स क्या करेगा? लाइफ देगा, लाइफ को पोषित करेगा और लाइफ को खत्म भी करेगा। ये भी बात किया था। लाइफ एक सराउंडिंग पर, इन्वायरमेंट क्या है? एक नेचुरल सराउंडिंग है। लाइफ एक कंडीशन प्रोवाइड करेगा, ये सारी बात लिखेगी। लाइफ इन्वायरमेंट क्या है? किसी प्लांट या एनिमल्स के को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ये सब बात बताइए। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब बात पढ़ेंगे और देखिएगा कंपटीशन एक भी सवाल आगे नहीं जाएगा जिस तरह भी देखिए पहले फिर शुरू धीरे धीरे काम करें। अब लिख लीजिए इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी। What is ecology? आप बताएंगे। आपको बिल्कुल पलट लेकर के तुरंत ही जाना इसलिए बंगा है। कैसे बताएंगे? बहुत अच्छी बात। क्या आप इनकी बात पर पूरी तरह से सेटिस्फाई है? बताइए। बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। इन्होंने कहा बट जो एबायोटिक्स होता है अजैव और जो ये बीच में जो लिविंग्स और नॉन लिविंग के बीच में पारस्परिक संबंध होता है, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो ये बात सही है। आप बताइए, क्या जीव का जीव से संबंध नहीं है? आपस में परस्पर संबंध। तो आपको एक थोड़ा सा आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा, जीव का जीव से, जीव का नॉन लिविंग से। भाई क्या हमारा जीव से और जीव से संबंध नहीं है? भाई हम सब्जी खा रहे हैं, सब्जी क्या जीव तो है? सब्जी जीव खा रहे हो, सब्जी तो जीव नहीं है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, पत्ती, चूजा, चूनी, खटमल, दुनिया भर की जो है जुआ, चींटी, मच्छर,
ये छुआ, ये क्या, इससे हमारा संबंध नहीं है, है ना? तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का पारस्परिक और जीव का अपने बाहरी नॉन लिविंग से जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। यही तो बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर कुछ तो बताइए जो है। नहीं मतलब ये जीव विज्ञान की शाखा है, मतलब थोड़ा सा विज्ञान की शाखा है, जीव की शाखा है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अब सवाल उठता है कि साइंस है क्या? साइंस में क्या क्या जाएगा? क्या क्या है, कार्य कारण संबंध आता है, कर्म बद्धता आती है। साइंस में कौन विषय आएगा? साइंस में बायो, ये बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बॉटनी, जोलॉजी और क्या आएगी? फिजिक्स आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा और मैथ। यही साइंस है बस। जब ज्योग्राफी की किताब आप लेने जाते हो तो लिखा सामाजिक विज्ञान लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो विज्ञान क्या नहीं वो है? वही बात है। ठीक है, भूगोल तो हम मानते हैं है, लेकिन अब क्या राजनीति साथ पॉलिटिकल साइंस लिखा नहीं होता, राजनीतिक विज्ञान लिखा नहीं रहता है? प्योर साइंस तो नहीं है वो। प्योर साइंस से बताओ फिर। अच्छा क्या है? प्योर साइंस ऐसा होता है जहाँ पे कुछ सर्कमस्टेंसेस में जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती है विज्ञान में, पर सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। जैसे जैसे कि राजनीति विज्ञान में मान लीजिए एक घटना घटी, उस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वही अगर घटना कभी बाद में होती है तो कोई जरूरी नहीं कि वही प्रतिक्रिया फिर बाद में हो। लेकिन अगर साइंस में देखा जाए तो अगर दो चीज़ें आपस में मिल रही तो जो बन रहा है अगर उसी चीज़ को फिर मिलाएंगे अगर किसी परिस्थिति में तो वही बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है साइंस में और वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। और साइंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ट्रू साइंस होता है और एक सीडो साइंस होता है। ठीक है, ट्रू साइंस क्या है? इट्स बेस्ड ऑन थ्योरी, ये सिद्धांतों पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन थ्योरी। और ये किस पर है सीडो? ये पैराडिक्स पर आधारित, ये अवधारणाओं पर आधारित है। अब थ्योरी क्या है? पैराडिक्स थ्योरी क्या है? It does not change with the time, person and place. Do not change. With time, person and place. और ये क्या है? चेंज होता रहता है with time, person and place। जैसे हम लोग एक डार्क सीरीज के लिए साइंस में कहा ट्रू साइंस एंड सीडो साइंस। ट्रू साइंस में बताया इट्स बेस्ड ऑन थ्योरी। व्हाट इज थ्योरी? जो कि किसी व्यक्ति, जगह और स्थान के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। जैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये क्या कहता है? जब किसी कलम के ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? नीचे आएगा। आप बताइए कि जब 3000 साल पहले किसी ने पत्थर को अशोक ने फेंका था तो कहाँ गिरा था? और जो अकबर ने फेंका था तो कहाँ गिरा था? और फिर मोदी साहब समय गिराएंगे तो कहाँ गिरेगा? क्या समय के अकॉर्डिंग थ्योरी बदली?
टाइम टाइम के हिसाब से नहीं बदला, क्योंकि 3000 पहले, चाहे 2000 पहले, चाहे 500 साल पहले, चाहे आज लेंगे, उसका थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन वही रहेगा। पर्सन के रिस्पेक्ट में चाहे अकबर फेंके, चाहे अशोक फेंके, चाहे नरेंद्र मोदी फेंके, जिस कलम नीचे गिरेगी ये नहीं बदलेगा। अमेरिका में आपने देखा इस कलम को कहाँ गिरेगा? अफ्रीका भेजो कहाँ भेजेगा? और भारत में फेंकोगे तो कहाँ गिरेगा? क्या समय, क्या प्लेस के हिसाब से बदला? नहीं बदला। इट्स मीन क्या हुआ कि ट्रू साइंस इज बेस्ड ऑन थ्योरी, इट डजंट चेंज विद द टाइम, पर्सन एंड प्लेस, बट इन केस ऑफ सीरो साइंस इज बेस्ड ऑन पैराडिक्स। पैराडिक्स में अवधारणाएं समय, प्लेस और व्यक्ति के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। दैट इज व्हाई इट्स बेस्ड ऑन पैराडिक्स। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था और जो आज है क्या एक है, समान है? और ये बताइए क्या ऐसे ही सेम रहेगा? साइंस भी तो इवॉल्व हुआ है, साइंस जो आज है वो भी पहले नहीं था, रिवोल्यूशन क्या कहा? साइंस तो हमेशा रहा है, साइंस हमेशा रहा है, हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें साइंस सिर्फ है सिस्टमैटिक स्पेसिफिक नॉलेज ही तो पढ़ाया जाता है। तो केवल साइंस 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट नहीं है, साइंस सारी चीजें हैं साइंस, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे आइए एक बार एक साथ लिख लीजिए, इकोलॉजी का लिख लीजिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग एक सर अंतर बताओ सर मेन आप लिख दीजिए। 2 शब्द बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। दोनों को मिला करके स्टडी ऑफ क्या होता है ना, अभी इधर तक देखा हमारा छूट जाएगा तो हम इधर उधर फंस जाएंगे। अभी इसलिए चल लीजिए थोड़ा सा। इकोलॉजी 2 शब्दों से बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस मीन होम और लोगोस मीन स्टडी ऑफ होम। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1865 में रीटर्स ने किया। रीटर्स ने किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर्स ने 1865 में दिया और इन्हीं को फादर ऑफ इकोलॉजी लीजिए। आर मिश्रा प्रोफेसर ऑफ BHU, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अब यहाँ अब समझने की बात शुरू होगी, ठीक है। अब बताते हैं कैसे समझेंगे। इकोलॉजी के पितामह रीटर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी
मिश्रा कहाँ के थे? नेचर प्रोफेसर। अब देखिए इकोलॉजी क्या है? एक शाखा है जो किसका अध्ययन कराएगी? लिविंग्स और नॉन लिविंग के बीच का रिलेशन कराएगी और जीव के बीच का रिलेशन कराएगी। यही तो बात है। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए जो इकोलॉजी की जो लेयरिंग्स हो रही है, लेयरिंग, ये पूरा जो बायोस्फीयर जिसमें पूरा पृथ्वी के ऊपर जितना जो जो जीव रह रहे हैं सबको बायोस्फीयर कहा गया है। ठीक है। अगर बायोस्फीयर की सबसे छोटी यूनिट अगर इकोलॉजी की देखा जाए तो कौन सी है? इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल है ना। बहुत सही। ये हुआ, ये तो हुआ। तो इकोलॉजी की कई स्तर हुए कि नहीं हुए? देखिए स्तर कैसे होता है। अगर किसी एक जीव को ध्यान में रखा जाए, किसी एक जीव, कोई भी जीव, उसका संबंध किससे? नॉन लिविंग से अध्ययन किया जाएगा तो इंडिविजुअल लेवल की इकोलॉजी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इंडिविजुअल। अगर पूरी पॉपुलेशंस का, अगर उसका पूरे पॉपुलेशन का अध्ययन एबायोटिक के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पॉपुलेशन इकोलॉजी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर एक पूरी कम्युनिटी का अध्ययन एबायोटिक से लिया जाएगा तो कम्युनिटी इकोलॉजी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? होगा नहीं होगा? अगर इकोसिस्टम को पूरा एक एबायोटिक से रिलेशंस कर किया जाएगा तो इकोसिस्टम इकोलॉजी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और इकोसिस्टम से बड़ा क्या होता है? बायोम होता है। बायोम से एबायोटिक्स हो जाएगी, बायोम इकोलॉजी हो जाएगी। और बायोस्फीयर का मतलब पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी के ऊपर। तो देखिए इकोलॉजी के कई लेयर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? देखिए आपने सीधे कहा इकोलॉजी का मतलब हुआ कि बायोटिक एबायोटिक के बीच में पारस्परिक संबंध का जब अध्ययन किया जाएगा तो इकोलॉजी होता है। अब सवाल उठता है अगर पूरे पृथ्वी को ले लिया जाए तो पूरे पृथ्वी में तो लाइफ है और नॉन लिविंग दो चीज है। तो पूरे पृथ्वी के सारे जो जंतुओं का जो नॉन लिविंग से जो रिलेशन होगा तो बायोस्फीयर। अब उसको छोटे लेवल पे अध्ययन करेंगे तो बायोम हो जाएगा और बायोम से छोटा लेवल करेंगे इकोसिस्टम हो जाएगा। इकोसिस्टम से नीचे करेंगे कम्युनिटी हो जाएगा। अब कम्युनिटी के नीचे करेंगे तो पॉपुलेशन हो जाएगा। अब पॉपुलेशन से नीचे करेंगे तो इंडिविजुअल्स। तो क्या इकोलॉजी को कई स्तर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? अब देखिए पॉपुलेशंस क्या है? कई सारे लोग आपस में मिलते हैं। What is populations defined clearly? जनसंख्या क्या है? जनसंख्या चल पॉपुलेशन बात देखिए किसी मतलब कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। नहीं, क्षेत्र नहीं होगा। मोर देन वन इंडिविजुअल्स तो हम सब बहुत सारे लोग तो देखिए है, लाइफ बहुत सारे लोग हैं ना। कौन से इंडिविजुअल? सभी का देखिए यहाँ चूता है,
मच्छी है, छिपकली है, खटमल है, जुआ है, 2-4 लोगों को निकल आएगा, क्या नाम है, तो ये भी तो जीव है। एक स्पीसीज के जो मेंबर हैं उसकी बात कर रही हैं, तो स्पीसीज क्या है? देखिए, चीजें जब तक एक चीज समझेगी नहीं, जहां समझ नहीं तब तक कोई नहीं, फिर 1000% आउट कोर्स करने से कोई मतलब नहीं। सवाल आईएएस के वैसे ही नहीं निकलेंगे। 100 सवाल आता है, 33-35 पे 36 पे सवाल कॉन्फिडेंस हो जा रहा है, 20-22 सवाल कॉन्फिडेंस से नहीं निकल पाता। वो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर और 13 सवाल एक वजह से आता है कि उससे मार्क मिलता है। स्पीसीज क्या है? वो कह रहे हैं कि लोगों को मिला करके होगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या हुआ? कौन बताएगा? आपने बहुत अच्छा कोशिश की है, लेकिन अब सवाल उठता है फिर आकर के वही बची स्पीसीज का। पॉपुलेशन बेसिकली हम तो मतलब लोगों के ही बारे में कहते हैं तो पॉपुलेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप जंतुओं के बारे में तो कभी हम पॉपुलेशन कहते हैं उसकी पॉपुलेशन बहुत हो गई है, उसकी सांड की पॉपुलेशन बहुत हो गई है, ऐसा नहीं है। ये कहने से मनुष्य को खाई की पॉपुलेशन, ये कौन सी बात होगी? जनसंख्या मतलब जन की संख्या, जनसंख्या ये पॉपुलेशन कंपटीशन की दुनिया है, ये साइंस की दुनिया है। यहाँ ऐसे नहीं ऊपर हो जाएगा, पहले उसको ज्ञात देखिए। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा कि एक ही जाति के जो मेंबर हैं उनको ही पॉपुलेशन कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। But still you are not able to just define about the species. What is the species? पहली बात मुझे आप लगता तो एक क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट हुई स्पीसीज, दूसरी जीनस हुई, वो अलग चीज हुई। बट स्टिल यू हैव टू डिफाइन अबाउट द स्पीसीज। जैसे हमने कहा ये मच्छर की पॉपुलेशन, ये खटमल की पॉपुलेशन, ये गाय भैंस की पॉपुलेशन, मनुष्य की पॉपुलेशन, सर उनके पास एक ही जाति के इंडिविजुअल होने चाहिए। अब जाति क्या है देखिए, क्या है समझिए। मैं हिंदी में लिखवाता हूँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल देखो, स्पीसीज का मतलब हुआ एक ही जाति के कई मेंबर, और स्पीसीज का मतलब हुआ कि दोनों मेल और फीमेल जब क्रॉस करें तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो संतानें पैदा होंगी, वो सदैव फर्टाइल होंगी। अगर फर्टाइल, ये देखिए लिखा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब ये है, देखिए अगर मनुष्य है, मेल आदमी इंसान है, ये फर्टाइल होगा कि नहीं होगा? ये भी आगे चल करके अपने जैसे संतान पैदा करेगा कि नहीं पैदा करेगा? करेगा। इसका मतलब है कि जब स्पीसीज एक होगी तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, संतानें पैदा होंगी, वो संतानें सदैव फर्टाइल होंगी, यानी अपने जैसे संतान पैदा कर सकती। जैसे आपने देखा एक गधा है, एक घोड़ा ले लिया और एक गधा ले लिया, खच्चर बना। ये खच्चर क्या अपने जैसे संतान पैदा करेगा? नहीं पैदा करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये स्पीसीज एक अलग है और एक स्पीसीज एक अलग। जहां दो स्पीसीज ने क्रॉस किया, ऑफस्प्रिंग्स बन भी गए, मान लिया these offspring will be not fertile, कभी भी ये अपने जैसे संतान पैदा नहीं कर पाएंगे, और स्पीसीज जो होगी वो अपने जैसे संतान जो पैदा करेंगे वो सदैव फर्टाइल होंगे। जैसे आपने देखा होगा
पहले गेहूं की जो खेती होती थी तो लोग क्या करते थे, गेहूं काटा और उसी में 2-4 बोरी किनारे रख दिया, फिर अगले साल उसे बो देंगे, बोलते थे ना, बिया जिसे कहते हैं। आज बताइए धान वान जो बोते हैं तो क्या उस बीज को रखते हैं? क्यों? हाइब्रिड बीज लाए हैं। और हाइब्रिड का मतलब हुआ कि जो बीज बना है वो 2 अलग अलग प्रजातियों का बीज है। जब इसको बोया इसने रिजल्ट दिया, और रिजल्ट क्या दिया? ग्रेन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई, बट जो ग्रेन है ये इनफर्टाइल्स है। इनफर्टाइल्स का मतलब ये अगले साल क्यों? बिकॉज ये जो बना है ये हाइब्रिड है, और हाइब्रिड का मतलब एक स्पीसीज ये है और एक स्पीसीज ये है। स्पीसीज का मतलब हुआ the group of individual which interbreed to produce fertile offspring. If 2 species cross, may produce offspring, but offspring will be not able to produce offspring. अब देखिए इंडिविजुअल्स किसी एक व्यक्ति, किसी भी एक ही जीव के बारे में बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना, फिर उसका एबायोटिक इन्वायरमेंट से क्या संबंध है, इंडिविजुअल्स लेवल से होगा। पॉपुलेशंस का एक किसी स्पीशीज का, जैसे मनुष्य ले लिया एक स्पीशीज, तो क्या एक खास जगह पर मनुष्य पाया जा रहा है? नहीं। जैसे आपने खास जगह पूरी दुनिया में फैला है, आप चांद भी चला जाएगा, ठीक? तो एक ही मनुष्य का मतलब स्पीशीज एक है। कम्युनिटी क्या होगी? कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी? समुदाय कहते हैं अलग अलग पॉपुलेशंस को खुद क्या करेंगे आप? देखिए, जब एक स्पीशीज ना होकर के कई स्पीशीज, चलिए कुछ लिखवाएं आप लोग, बोलेंगे जगह लाना सुनता जा रहा है, लिख पाते हैं। इकोलॉजी समझिए, इकोलॉजी समझ गए ना? अच्छा, लेकिन पारिस्थितिकी संगठन के स्तर, पारिस्थितिकी संगठन के स्तर नहीं चलते थे, चलने में तो चले लीजिए। पारिस्थितिकी संगठन के स्तर, इंग्लिश में लिख लीजिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? ज्यो अजयों के बीच संबंध। तो अब देखिए लेवल कैसे है, एक लेवल एक व्यक्ति को लेकर के अगर इसके एबायोटिक के संबंध, तो लेवल एक लेवल ये हो गया, 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 एक लेवल ये हो गया और एक लेवल ये हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। लिखिए इसको,
इंडिविजुअल लेवल यानी एक व्यक्ति के लेवल पर इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या पारिस्थितिकी, ठीक है। समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय कम्युनिटी इकोलॉजी, पारितंत्र इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी और जियो बायोस्फीयर इकोलॉजी, ठीक है। मेरी बात समझ गए? अब देखिए, आपने पढ़ा होगा, देखिए अलग अलग प्रकार के बायोम के बारे में पूछा जाता है ना। बायोम जलीय वायु, वनस्पति वायु, इकोसिस्टम तो पूरा पढ़ना ही है, पूरी सिलेबस ही में ना इकोसिस्टम। कम्युनिटी की पूरी होगी, पॉपुलेशंस की थोड़ी बहुत आती है, तो लिख लीजिए पहला यूनिट लिख लीजिए इंडिविजुअल इकोलॉजी, व्यक्तिगत पारिस्थितिकी। लिख लीजिए जीव एक व्यक्तिगत जैविक इकाई है। जीव एक व्यक्तिगत जैविक इकाई है। An organism is an individual biological entity. An organism, and of the egg, an organism is an individual biological entity which has capacity to act or act independently, which has capacity to act or act independently। लिख लीजिए जीव एक व्यक्तिगत जैविक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगला है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी पॉपुलेशन इकोलॉजी लिख लीजिए जनसंख्या विशिष्ट समय में जनसंख्या विशिष्ट समय में किसी पारिभाषिक क्षेत्र में रहने वाला एक ही प्रजाति का समूह है। Population of group of individual of the same species। क्या है? Population is a group of individual of the same species। Same species का मतलब एक ही जाति के, जैसे मनुष्य एक जाति, एक ही जाति है, इसीलिए ये एक पॉपुलेशन। मेढक एक ही सब जाति के, अगर बहुत सारे मेढक हैं तो एक जाति, एक पॉपुलेशन। ठीक, आगे लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए जनसंख्या समृद्धि दर, ग्रोथ रेट, जनसंख्या समृद्धि दर